नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा और आज हमारे साथ हैं चुनावी चर्चा में राकेश तिवारी जी। विश्वामित्र की कर्मभूमि और राम की ज्ञान भूमि बक्सर में अश्विनी चौबे का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटकर युवा नेता मिथिलेश तिवारी को टिकट दे दिया है। वहीं अश्विनी चौबे का टिकट कटने से बक्सर की राजनीति में बगावत की बू आने लगी है। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आनंद मिश्रा आईपीएस तेज तर्रार हैं और उनके उतर जाने से बक्सर की राजनीति क्या रंग लाएगी, इसी पर आज हम बात करेंगे अपने संपादक महोदय राकेश तिवारी से। तो राकेश जी, बक्सर में आनंद मिश्रा के उतर जाने से क्या रंग लाने वाली है, क्या होगा बक्सर की राजनीति में? देखिए अजय जी, बक्सर जो भूमि है वो शुरू से ही बगावत की भूमि है जी। यहाँ युद्ध का इतिहास है। चौसा का युद्ध आप देखे होंगे, यहीं हुआ होगा। चौसा का युद्ध आपने देखा है, यहीं हुआ है। नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम की संयुक्त टीम ने यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। जी। लेकिन इसमें अंग्रेज जीत गए और इसका नतीजा ये हुआ कि बंगाल, बिहार और झारखंड, ये तीनों स्टेट जो है वो चला गया। उस समय तो सब संयुक्त रूप से ही था। ये तीनों अंग्रेजों के हाथ में चला गया। अब बक्सर में जो लड़ाई है, अश्विनी चौबे, आनंद मिश्रा और मिथिलेश तिवारी, ये जो बीजेपी के ये त्रिकोण है, इनके बीच जो त्रिकोण लड़ाई है, इस लड़ाई से क्या फिर वो सत्ता, बक्सर की जो सत्ता है वो बाहर निकल जाएगी? सवाल आपका बिल्कुल मेरे समझ से यही है जी। तो अभी उस समय तो अंग्रेजों से लड़ाई थी और इस समय क्या है, राजनीतिक लड़ाई है। तो राजनीतिक लड़ाई तो राजनीति की तरह लड़ना है। तो एनडीए महागठबंधन, एनडीए है एक तरफ और दूसरी तरफ महागठबंधन है, इंडिया ब्लॉक जिसको हम लोग कह लें। अब देखना ये है कि वो युद्ध तो अंग्रेज जीते थे, ये युद्ध जो इस बार 24 का युद्ध जो राजनीतिक युद्ध होने जा रहा है, इसमें कौन जीतता है। तो अब जीतेंगे कैसे? तो इसके पहले आप इसका पृष्ठभूमि पर यदि नजर डालते हैं तो मोदी, नीतीश, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, इनके प्रतिनिधि के रूप में मिथिलेश तिवारी यहाँ पे खड़े हैं। जबकि राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, वाम लेफ्ट पार्टियां जो हैं बिहार की, इसके संयुक्त जो उम्मीदवार हैं वो है जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह। जगदानंद सिंह भी अपने आप में एक कद्दावर नेता है। उनको उस इलाके में उस समय उनको बिजलिया बाबा के नाम से लोग जानते हैं, क्योंकि जब बिहार में बिजली नहीं मिलता था तो भी वो अपने इलाके में बिजली देते थे और बिजली रखते थे। वहां पे चावल की खेती होती है, राइस मिल ज्यादा है, सब ये चलता था। तो बिजलिया बाबा का भी प्रभाव है वहां पे। और एक मिथिलेश तिवारी युवा है जो गोपालगंज के रहने वाले हैं, जाकर बक्सर में चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले अश्विनी चौबे जो थे वो भागलपुर से आकर बक्सर में चुनाव लड़े। तो अश्विनी चौबे के बारे में ये कहा जाता है कि बाबा कुछ किए नहीं तो किसी का बिगाड़े नहीं, और इसीलिए अंतिम समय में जब उनका टिकट कट गया तब लोगों की सहानुभूति उनके प्रति जगी कि ओह, बाबा का टिकट क्यों कट गया। तब मिथिलेश तिवारी को ही जब टिकट मिलना था तो बाबा ही ठीक थे। ये मतलब जो उधर से रिपोर्ट आया है। दर्शक के मन में सवाल आ रहा है कि बाबा का टिकट आखिर कटा तो क्यों कटा? बाबा का टिकट चाहे जिन परिस्थितियों में कटा हो वो अलग बात है। लड़ाई अभी पर हम लोग आते हैं, वो तो टिकट पुरानी हो गई। जिन परिस्थितियों में सर्वेक्षण में तो सबका टिकट कटना था, जितने मंत्री हैं। अब वो बाबा का टिकट में कौन सा खेल हुआ, ये अब अंदर की बात है। और अंदर की बात, बहुत बातें होती हैं, तो अब उस पर चर्चा होगी तो एक लंबी चर्चा हो जाएगी। तो उससे आकर अभी पहले हम लोग फोकस करते हैं मुद्दे पर कि ये जब मिथिलेश तिवारी और सुधाकर सिंह के बीच लड़ाई है तो ये लड़ाई किस तरह से गंभीर है। अब यहाँ जो बक्सर क्षेत्र है
यहाँ 6 बार ब्राह्मण एमपी रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसे 4 बार तो लालमुनि चौबे थे लालमुनि चौबे, और 2 बार से यशवनी चौबे हैं। चौबे। बीच में एक बार जगदानंद सिंह भी सांसद हुए थे यहाँ से। तो ब्राह्मण बहुल इलाका है। आनंद मिश्रा का हस्तक्षेप है। वे असम में तेज तरार आईपीएस अधिकारी थे। सेवा की भावना थी उन्हें, धरती पर सेवा करना वे चाहते थे। इस्तीफा देकर वे आए थे, उन्हें भाजपा से आश्वासन मिला था कि आपको टिकट मिलेगा। ऐन मौके पर न जाने क्या हुआ, क्या मामला हुआ होगा। राजनीति में आप देखते हैं कि वैसे भी बक्सर इस मामले में बदनाम रहा है कि वहां 2-2 बार आईपीएस अधिकारियों को प्रयास किए हैं लोग, लेकिन टिकट उन्हें नहीं मिला है। जैसे इससे पहले गुप्तेश्वर पांडे एक बार, जब बहुत पहले उन्होंने एमपी के प्रयास किया था चुनाव में, उस समय लालमुनि चौबे थे और गुप्तेश्वर पांडे ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था और चुनाव लड़ने की तैयारी में लग गए थे। तो अंतिम समय में टिकट नहीं कटा। लालमुनि चौबे की पैरवी अटल बिहारी वाजपेयी ने कर दी और उन्हें टिकट मिल गया और लालमुनि बाबा रह गए। गुप्तेश्वर पांडे न इधर के रहे न उधर के। वो तो भाग्य मनाइए कि सरकार नीतीश कुमार की थी, एनडीए की सरकार थी। उन्होंने इस्तीफा को स्वीकार नहीं किया, उतने दिनों तक दबा के रखा। फिर जब सरकार बनी तो उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, वो फिर से सर्विस में ज्वाइन कर लिया। दूसरी बार उन्होंने जब प्रयास किया विधानसभा के चुनाव में 20 में, जब वे डीजीपी थे, डीजीपी से इस्तीफा देकर उन्होंने जदयू ज्वाइन किया और बक्सर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहे। वहां वो सीट बीजेपी के कोटे में चली गई और गुप्तेश्वर पांडे को जदयू का टिकट नहीं मिला। तो वो भी मामला हुआ। अब आनंद मिश्रा असम से इस्तीफा देकर बीजेपी के टिकट के लिए आए थे, इनको लगता था कि मिल जाएगा। तो गुप्तेश्वर पांडे तो टिकट नहीं मिला तो वो प्रवचनकर्ता साधु बन के अब देश में चले गए। लेकिन आनंद मिश्रा ने स्टैंड लिया है। आनंद मिश्रा ये कह रहे हैं कि हम धरती के हैं, इसी धरती पर सेवा की भावना है, हम आएंगे तो लड़ेंगे तो इसी धरती के लिए कुछ करेंगे। अब आनंद मिश्रा चुनावी मैदान में है, तो आनंद मिश्रा का चुनावी मैदान में उतरना और अश्वनी चौबे की नाराजगी, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि अश्वनी चौबे विद्रोह कर देंगे, बीजेपी छोड़ देंगे, दूसरे दल से टिकट लेके चुनाव लड़ लेंगे। उत्साहित नहीं है, वो नहीं करेंगे, क्योंकि वे बीजेपी के ही वो रियल में वो नेता है। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो पार्टी कभी छोड़ते नहीं है, तो वो अश्वनी चौबे उसमें का वो कैडर समर्थक है, तो वे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वे बक्सर को लेकर उतना उत्साहित नहीं रहेंगे। तो इससे क्या असर होगा मिथिलेश तिवारी के चुनावी अभियान पर, ये देखना अभी बाकी है। उधर से भी दर्द कम नहीं है। सुधाकर सिंह यदि चुनावी मैदान में उतरे हैं तो उनके खिलाफ ददन पहलवान ने भी ताल ठोका है। ददन पहलवान यादव जाति से आते हैं, वो लालू यादव के आधार वोटों पर उनका अधिकार है। हर साल किसी भी तरह से वो 80, 85, 1 लाख वोट ला देते हैं और ये चुनावी समीकरण को गड़बड़ाने में काफी सफल होता है। 80,000 उधर से कम हो जाता है और 80,000 ददन पहलवान के पास आ जाता है, तो वो 1.5 लाख का मार्जिन दे देता है। तो उधर से भी वो बगावत है, इधर से भी ये बगावत है। जो पार्टी अपने बागी प्रत्याशियों को मना लेगी, जो अपने बगावत को ठंडा करने में सफल रहेगा, वो पार्टी यहाँ जीतती हुई दिखेगी। और जो अपने बागियों को नहीं मना पाएगा वो नहीं जीत पाएगी। अब आनंद मिश्रा चूंकि युवा चेहरे हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, वहीं भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के परसौना गांव के रहने वाले हैं, तो इससे लोगों को लगता है कि क्यों कोई भागलपुर से आता है, कभी कोई गोपालगंज से आता है, तो और हमारी धरती पुत्र जिसमें प्रतिभा है तो उसको क्यों नहीं। तो ये वहां पे एक जोरदार तरीके से ये आवाज उठ रही थी। अब ये जो आनंद मिश्रा है, इनके पिताजी इंजीनियर थे, हिंदुस्तान मोटर्स में इंजीनियर थे कोलकाता में, वहीं पढ़ाई लिखाई किए, लेकिन फिर गांव आते थे तो फिर शान से आते थे और गांव के लोगों को भी, इधर के लोगों को भी कहा कि मेरा बेटा आईपीएस अधिकारी है,
और वो आईपीएस अधिकारी है जो आसाम में जाकर झंडा गाड़ा है, बक्सर का झंडा गाड़ा है। और इनके बारे में आप जान जाइए, 22 वर्ष के उम्र में ही इन्होंने सिविल सर्विसेज क्रैक कर लिया था। 22 वर्ष के उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं होती है। उस समय जब बच्चे जवान होते हैं, किशोरावस्था के बाद जैसे कदम रखते हैं, उस समय में इन्होंने क्रैक कर लिया था। और असम के नौगांव में जब इनकी तैनाती थी तो ड्रग माफियाओं के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई के लिए देश भर में चर्चा के केंद्र थे ये। तो वो आनंद मिश्रा जब बक्सर से चुनावी लड़ाई में उतरे हैं, चर्चित चेहरे तो हैं कुछ ये, सोच के ही कुछ उतरे सोच के हैं। उतरे हैं, बिल्कुल। और इसी से बीजेपी ने उनको शायद आश्वासन भी दिया होगा, सोच समझ के कि भाई बक्सर की भूमि पर यदि किसी युवा चेहरे को लाना है तो आनंद मिश्रा से बेहतर कोई हो नहीं सकता। लेकिन मिथिलेश तिवारी के बारे में ये कहा जाता है कि मिथिलेश तिवारी भी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, काफी जमीन से। वो कीर्ति झा आजाद के साथ जब वो बीजेपी में थे तो लंबे समय तक वो थे, क्रिकेट एसोसिएशन में ये जुड़े रहे, बीजेपी के नेताओं के साथ ये लगे रहे, बैकुंठपुर से एक बार एमएलए रहे हैं। और ये बिहार के जो बीजेपी की जो राजनीति है उसमें मिथिलेश तिवारी को आप सक्रिय रूप से देख सकते हैं। मिथिलेश तिवारी अश्वनी चौबे के भी काफी करीबी हैं, उन्हीं के स्कूल के आप उनको छात्र मान सकते हैं। जी बिल्कुल। और उन्होंने अश्वनी चौबे के चुनाव में भी मदद किया है, उनके साथ लग के उनके लिए काम किया है। सब तरह के काम करते हैं, बड़े नेताओं के साथ लग के अभियान बनाना, उसके लिए रणनीति बनाना, हर तरह से मिथिलेश तिवारी कार्य करते रहे हैं। तो वो भी एक बीजेपी के ही कार्यकर्ता है, ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरे जगह से आए हैं। मिथिलेश तिवारी को कोई जानता ही नहीं है, मिथिलेश तिवारी के पास भी वो क्षमता है। तो अब यही देखना है कि चुनाव प्रबंधन में मिथिलेश तिवारी बक्सर में जाकर अपना कितना प्रभाव डालते हैं, कैसे सब विरोधियों को भी अपने जमात में लाते हैं, एक एक करके कैसे जोड़ते हैं और जोड़ के कैसे अपने कुनबा को आगे बढ़ाते हैं। उनके साथ बीजेपी के कैडर वोटों का तो संख्या है ही, उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता तो हैं ही। तो इस मिलाकर ये है। दूसरी तरफ सुधाकर सिंह, जिनको पिता की विरासत मिली हुई है, वहां पे जगदानंद सिंह के पुत्र हैं और राजनीति में सक्रिय हैं, बचपन से ही राजनीति को देखते रहे हैं, समझते रहे हैं, क्षेत्र में काम किए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि सुधाकर सिंह के लिए भी कोई अनजान जगह नहीं है, ना अनजान लोग हैं, सब अपने ही लोग हैं। सबको मनाना है और मनाकर चुनाव के दिन जो समीकरण बनता बिगड़ता है उस पर ध्यान रखना है। तो वहां लड़ाई बड़ा दिलचस्प होने वाली है। बक्सर की लड़ाई जो होगी वो बक्सर की लड़ाई रंग लाएगी, और बक्सर की लड़ाई में जीते चाहे जो, हारे चाहे जो, लेकिन आप ये जान जाइए कि बक्सर की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है। तो राकेश जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बक्सर की राजनीति के हर पहलुओं पर देसी अड्डा के दर्शकों को बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मिथिलेश तिवारी प्राइमरी एग्ज़ाम तो पास कर चुके हैं टिकट लेकर, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम पास करने से पहले उनके सामने चुनौतियां कम नहीं है। जहां टिकट कटने से वंचित अश्वनी चौबे नाराज चल रहे हैं, वहीं उनके सामने तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा भी मैदान में उतर चुके हैं। मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो आप देखिए लोकसभा चुनाव से पहले और परिणाम के बाद क्या नतीजे निकल के आते हैं, वो आपके सामने होंगे और आप उसको महसूस करेंगे। तो आप इंतज़ार कीजिए और हम लोगों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।